चिट्ठी लिखा कि मैंने जब हिंद स्वराज की पुस्तक को थोड़ा देखने का प्रयत्न पहले किया था तब भी मुझे नहीं जची थी, और अब तो मुझे अप्रासंगिक लगती है, उसका कोई रेलेवेंस स्वतंत्र भारत के नक्शे में नहीं है, इसलिए चर्चा करने का कोई अर्थ नहीं है, और चर्चा दफना दी गई। और भारत स्वतंत्र हो जाने के बाद में भारत ने विकास की जो राह पकड़ी वो उधारी राह पकड़ी, पश्चिम की राह पकड़ी। इतने वर्षों के बाद में भारत का जो स्थिति है और विश्व में भी जो स्थिति आ गई है, तो संपूर्ण संसार के अनुभवों के प्रकाश में और भारत के भी अनुभवों के प्रकाश में मुझे ऐसा लगता है कि फिर से इस देश में एक प्रामाणिक बहस प्रारंभ करने का अवसर आया है। और इसलिए इस व्याख्यानमाला में आज के दिन मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा कि जिसको ये पश्चिम का विकास पथ कहते हैं, वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल कहते हैं, वो वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल क्या है, ये पश्चिम के विकास की राह क्या है आखिर, और उस राह ने हमको क्या दिया है, ये आज की व्याख्यानमाला का मेरा विषय रहेगा। कोई भी दुनिया का विचारक जब कभी भी विकास की बात सोचता है, विकास के बारे में कोई भी योजना बनाने की बात कहता है, विकास के संबंध में कोई दर्शन देता है, कोई मॉडल देता है, तो दो सवालों का जवाब उसको पहले देना पड़ता है। पहला सवाल है, इस सृष्टि के संबंध में तुम्हारी क्या दृष्टि है, इसको कैसा देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू कहते हैं, विश्व दृष्टि कहते हैं। संसार के संबंध में और सृष्टि के संबंध में देखने का दृष्टिकोण क्या है। तो पश्चिम का समूचा अर्थशास्त्र, अर्थचिंतन और विकास का तंत्र जिस विश्व दृष्टि पर खड़ा है, उसको अगर नाम देना हो तो हम कह सकते हैं कार्टेशियन न्यूटोनियन दर्शन पर आधारित खंडित यांत्रिक विश्व दृष्टि। इस विश्व दृष्टि ने इस संपूर्ण संसार को और संपूर्ण सृष्टि को कैसा देखा है, तो इनका मानना है ये संपूर्ण सृष्टि एक बड़ी मशीन की तरह काम करती है, एक यंत्र है, और मशीन मैकेनिस्टिक लॉ से काम करता है। मशीन के कुछ कल पुर्जे रहते हैं, मशीन के चलने और संचालन के कोई तौर तरीके रहते हैं। तो जैसे मशीन चलती है, उनकी निगाह में ये संपूर्ण संसार और संपूर्ण सृष्टि भी ये मशीनवत चलता है, यंत्रवत चलता है, इसलिए मैकेनिस्टिक वर्ल्ड व्यू है। और मशीन के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, अलग अलग हिस्से रहते हैं, तो मशीन के कल पुर्जों को अलग किया जा सकता है। एक कल पुर्जे में खराबी आ जाए तो उसको निकाल करके दूसरा पार्ट लगाया जा सकता है और स्क्रू से कसा जा सकता है। इसलिए ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके संसार को, सृष्टि को देखने का अप्रोच है। इसलिए इस अप्रोच का नाम रहा खंडकरण विधि, टुकड़ों में सोचा है। और जो उसको, जिसको वो होल मानते हैं, एग्रीगेट मानते हैं, समग्र मानते हैं, वो भी क्या है, टुकड़ों का जोड़ है। टुकड़ों को जोड़ देंगे तो मशीन बन जाएगी, टुकड़ों को अलग कर देंगे तो मशीन अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाएगी। जैसे मशीन पर ये नियम और दृष्टि काम करती है, उन्होंने संसार और सृष्टि को भी इसी निगाह से देखने का प्रयत्न किया। जब इस प्रकार से एक मशीनवत और टुकड़ों टुकड़ों में संसार और सृष्टि और समाज को देखेंगे और विकास का मॉडल बनाएंगे तो कैसा बनेगा। तो हम सब लोगों ने सुनी होगी, खास तौर से जो अर्थशास्त्र के थोड़े बहुत जानकार बंधु है, एक माइक्रो और मैक्रो ऐसी दो अप्रोच चलती है। एक किसी भी समस्या को अध्ययन करने का और देखने का माइक्रो अप्रोच है, व्यक्तिवादी व्यष्टिवादी दृष्टिकोण है, और एक समूची समस्या और समाज को देखने का दृष्टिकोण मैक्रो अप्रोच है, समष्टिगत अप्रोच है। तो इन दो प्रकार की अप्रोच के अंतर्गत ही दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के अर्थचिंतन चलते रहे और उसी के आधार पर विकास के रास्ते तय होते रहे। दुनिया में विद्वानों का एक सेक्शन ऐसा था जो ये मान करके चलता था, कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको माइक्रो लेवल पर देखना चाहिए। एक एक टुकड़े को अगर हमने समझ लिया तो आखिर ये समग्र किससे मिलकर के बना है,
इकोनॉमी किससे मिलकर बनती है, समाज किससे मिलकर के बनता है, टुकड़ों से मिलकर बनता है। टुकड़ों का अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद में जो कुछ निष्कर्ष निकला उसको समूचे समाज पर लागू कर दिया तो वो समूचे समाज के भले का रास्ता तय कर देगा। इससे इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट का एक सिद्धांत आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट का सिद्धांत आ गया, इंडिविजुअल ओनरशिप ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का सिद्धांत हो गया। व्यक्तिगत हित के आधार पर एक नए तरह का अर्थ रचना बनने का मार्ग खुल गया, उसी को कैपिटलिज्म कहा। कैपिटलिज्म की उत्पत्ति इस माइक्रो अप्रोच में से हुई। धीरे धीरे ध्यान में आने लगा कि अप्रोच तो गलत है। कई ऐसी बातें होती है कि जो माइक्रो लेवल पर सही है पर मैक्रो लेवल पर सही नहीं है। व्यक्ति के लिए जो बात सच है समूचे समाज के लिए सच होना जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी भी एक व्यक्ति के बारे में सोचेंगे तो कोई भी बोलेगा व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, एक आयु के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए व्यक्ति के बारे में सिद्धांत बनेगा मनुष्य मरण धर्मा है, जरूर उसकी मृत्यु होगी, किसी न किसी समय के बाद में समाप्त हो जाने वाला है। पर यह सिद्धांत समाज पर लागू नहीं होता है। समाज तो अमर है, समाज का प्रवाह तो युगों युगों तक चलता रहता है। तो जो बात व्यक्ति के लिए सच है समाज के लिए सच होना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए ध्यान में आया कि व्यक्तियों के अध्ययन के आधार पर निकाले गए किसी भी निष्कर्ष को समष्टि के लेवल पर, समाज के लेवल पर, समूची अर्थव्यवस्था के लेवल पर लागू करने का प्रयत्न किया तो दोषपूर्ण हो सकता है। जंगल और पेड़ है, पेड़ों से मिलकर जंगल बनता है। हर एक पेड़ के बारे में यह सच है, पेड़ उगेगा, पेड़ बढ़ेगा, एक आयु के बाद पेड़ समाप्त हो जाएगा। पर यह बात जंगल के लिए सच नहीं है। जंगल में अनेक पेड़ उगते हैं, बढ़ते हैं, कुछ समाप्त होते हैं तो नए तैयार हो जाते हैं। तो जंगल का विशेषता और पेड़ की विशेषता अलग अलग है। तो इसलिए दूसरे तरह के विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि व्यक्ति व्यक्ति कुछ नहीं होता है, व्यक्ति के हित के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, समूची कम्युनिटी के हित के बारे में सोचिए। और उसमें कम्युनिज्म आ गया और उन्होंने कह दिया इस व्यक्ति के महत्व को नकार करके समूचे समाज, समूची इकोनॉमी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। उसमें से एक मैक्रो अप्रोच के आधार पर कम्युनिज्म की प्रणाली आ गई। उसने व्यक्ति को गौण बना दिया, व्यक्ति को नकार दिया। और इसलिए इसी भ्रम में समूचा समाज, समूची दुनिया के चिंतक फंसे हुए हैं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट के आधार पर बनाई हुई अर्थ रचना के आधार पर चलें कि समूचे समाज के आधार पर बनाई हुई अर्थ रचना के आधार पर चले। एक रचना समाज के हित को नकारती है और दूसरी रचना व्यक्ति की गरिमा को नकारती है। और इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं आज। माइक्रो और मैक्रो इस कंट्रोवर्सी से बाहर, वर्तमान का चिंतन नहीं बाहर निकल रहा है। और इसके कारण से दोनों प्रकार के अर्थचिंतन, दोनों प्रकार के अर्थतंत्र, दोनों तरह की व्यवस्थाएं फेल हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि इसमें विवाद करने का विषय नहीं है। माइक्रो भी सच है, पार्ट्स भी सच है, और मैक्रो भी सच है, समष्टि भी सच है। जोड़ कर दीजिए, माइक्रो के यूनिट्स को और पार्ट्स को मिलाकर के मैक्रो बना लीजिए, समष्टि बना लीजिए, तो समष्टि का हित भी सध जाएगा और माइक्रो का, इंडिविजुअल का, व्यक्ति का हित भी सध जाएगा। एक इस प्रकार का दृष्टिकोण भी विकसित करने का प्रयत्न किया कुछ लोगों ने। और उन्होंने कहा जिसको आप समाज बोलते हैं, जिसको आप देश बोलते हैं, जिसको आप राष्ट्र बोलते हैं, वो राष्ट्र, देश और समाज आखिर एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स है, व्यक्तियों का जोड़ है। व्यक्तियों को जोड़ दीजिए, राष्ट्र बन जाएगा। व्यक्तियों को जोड़ दीजिए, समाज बन जाएगा। तो मैथमेटिकल लॉ लागू कर दिया। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, उन्होंने कहा समाज भी व्यक्तियों के जोड़ से बनता है। पर यह सच है क्या? तो ध्यान में आएगा ये भी सच नहीं है। इतना सीधा सरल मैथमेटिकल फॉर्मूला व्यक्ति और समाज के संबंधों पर लागू नहीं होता है। अगर ये लागू होता तो जो गुण और जो विशेषताएं व्यक्ति में हैं वही विशेषताएं समाज में होनी चाहिए। पर हमको ध्यान में आता है
कई बार समष्टि में वो विशेषताएं निर्माण हो जाती है जो व्यष्टि में नहीं होती, व्यक्ति में नहीं होती। दो उदाहरण देता हूं इस दृष्टि से। पेड़ के बारे में मैंने कहा कि उगेगा, बढ़ेगा और समाप्त हो जाएगा, पर जंगल नहीं होता। पर जो विशेषता पेड़ में नहीं है वो जंगल में पैदा हो जाती है। जंगल के बारे में हम लोगों ने सुना है जंगल में दावा न लगता है। जंगल के बारे में हमने सुना है कि वो वर्षा को आकर्षित करता है। अब प्रश्न ये है, अगर जंगल केवल पेड़ों का योग होता तो जंगल में वो विशेषता कहां से आ गई जो पेड़ में नहीं है? अकेला पेड़ तो वर्षा को आकर्षित नहीं करता। अकेले पेड़ में तो कभी दावा न लगता है, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। तो जो विशेषता पेड़ में नहीं है वो भी जंगल में आ गई। इसका मतलब पेड़ों से जंगल मिलकर के बना है। यह सच होने के बावजूद भी जंगल का अपना वैशिष्ट्य है, उसका अपना व्यक्तिमत्व है। ठीक इसी प्रकार की बात व्यक्ति और समाज के बारे में है। समाज के बनाने में व्यक्तियों की भूमिका होती है, ये बात सच है। ये सच होने के बाद में भी पूजनीय गुरुजी और भारत के दार्शनिकों ने हमको समझाया, समाज का अपना इंडिविजुअलिटी होती है, समाज की अपनी पर्सनैलिटी होती है, समाज का अपना अलग से व्यक्तिमत्व होता है। और इसलिए वर्तमान विश्व दृष्टि ये न माइक्रो की ठीक है, न मैक्रो की ठीक है, न इंडिविजुअल्स को जोड़ करके बनाई हुई समष्टि की ठीक है। तो यह विश्व दृष्टि, इसके कारण से कई तरह की खामियां और कई तरह का अधूरा चिंतन ये हमारे ध्यान में आ रहा है। दूसरी बात जिसका जवाब देने का प्रयत्न किसी भी विचारवंत ने करना होता है, ये मनुष्य को क्या समझते हो आप? तो पश्चिम के विकास ने मनुष्य को क्या माना? ये मनुष्य क्या है? तो मनुष्य के अलग अलग तरह की परिभाषाएं पश्चिम में हमको मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य ये सोशल एनिमल है, सामाजिक पशु है। कोई कहता है ये पॉलिटिकल एनिमल है, ये राजनीतिक पशु है। और अर्थशास्त्र वालों ने और विकास की विचार करने वालों ने मनुष्य को परिभाषित किया, मनुष्य ये अर्थ मानव है, आर्थिक मनुष्य है, इकोनॉमिक मैन है। पश्चिम का जो समूचा विकास का सिद्धांत और मॉडल आज टिका है, मनुष्य को अर्थ मानव मान करके चला है। अब जरा विचार करें ये कितनी सही मान्यता है। अर्थ मानव होने का अर्थ क्या है? मैं जब ये बोलता हूं ये भाप का इंजन है, तो मैंने इसको भाप का इंजन क्यों बोला? ये इंजन भाप से चलता है। मैं ये कहूं ये बिजली की मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, तो मैंने इस मोटर को बिजली की मोटर क्यों बोला? ये मोटर बिजली से चलती है। जब कोई विचारक ये बोलता है कि अर्थ मानव है, आर्थिक मनुष्य है, तो ये मनुष्य किससे चलता है? अर्थ से चलता है, पैसे से चलता है। इसका अर्थ ये हो गया कि ये मनुष्य ऐसा मनुष्य है जो कोई भी निर्णय करने से पहले ये विचार करता है इसमें से उसको कितना पैसा मिलने वाला है, कितना अर्थ मिलने वाला है। उसके निर्णय की एकमात्र कसौटी पैसे का मिलना या न मिलना, पैसे का कम मिलना या पैसे का ज़्यादा मिलना। कल्पना करिए जो विकास का मॉडल इस प्रकार के मनुष्य की कल्पना पर आधारित हो, उसके द्वारा समाज को क्या दिया जाएगा, क्या मिलेगा? तो क्या मिल रहा है, इसके परिणाम क्या गए? अर्थ मानव मानने के नाते से, एक उपभोक्ता के नाते से व्यक्ति बाजार में जाता है तो उसका व्यवहार कैसा होगा? वो ये सोचेगा कम से कम दाम देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु मिल जाए, क्योंकि पश्चिम के लोगों ने उसको समझाया है तुम अर्थ मानव हो, विचार करना, खरीदने जाते समय कम पैसा देना और ज़्यादा सामान ले आना। उत्पादक के नाते से उसका व्यवहार कैसा रहेगा? विक्रेता के नाते से उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा? ये क्या समझाता है पश्चिम का अर्थशास्त्र? उसको समझाता है उत्पादक के नाते से तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कम से कम चीज देना और ज्यादा से ज्यादा दाम लेना। और उसका जस्टिफिकेशन कहां से मिलता है? इस पश्चिम के अर्थशास्त्र में से जस्टिफिकेशन मिलता है। कोई भी काम तुम करो कि न करो, कौन सा सामान बेचना और कौन से सामान का उत्पादन करना, तो उस वस्तु का उत्पादन करना जिसमें देना कम पड़े और मिल ज्यादा जाए, तो प्रॉफिटरिंग आएगा कि नहीं आएगा?
समाज के हित में कौन सी वस्तु का उत्पादन करना है, ऐसे उत्पादक के द्वारा उस वस्तु का उत्पादन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दृष्टिकोण ये समझा है पश्चिम ने, पैसा किसमें से ज्यादा मिलता है वैसा व्यवहार रहना चाहिए। एम्प्लॉई के नाते से कैसा व्यवहार रहेगा? कम से कम काम करना और ज्यादा से ज्यादा दाम लेना, यही चल रहा है कुल मिलाकर के। रघुपति राघव राजा राम, आधा काम पूरा दाम, ये चला है ना। किसमें से आ गया ये? इसी चिंतन में से आ गया, उसको समझाया है। तुम इकोनॉमिक मैन हो, और इकोनॉमिक मैन होने के नाते से बाजार में तुम्हारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए? कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा दाम कैसा ले सकते हो, ये जस्टिफिकेशन है। एम्प्लॉयर के नाते से कैसा व्यवहार जाएगा उसका? एम्प्लॉयर के नाते से उसका व्यवहार ये जाएगा, ज्यादा से ज्यादा काम लेना एम्प्लॉय से और कम से कम उसको दाम देना, ये एम्प्लॉयर के नाते से उसका व्यवहार। कुल मिलाकर के अगर हम समूचे दुनिया का विचार करेंगे आज अर्थतंत्र का और अर्थ व्यवहार का, तो विभिन्न स्तरों पर दुनिया के संपन्न देश इस प्रकार का व्यवहार दुनिया के गरीब देशों के साथ कर रहे हैं, और दुनिया की एक अर्थव्यवस्था में एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। उसमें से जस्टिफिकेशन कहां से आएगा? नैतिक समाज का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि आपने मनुष्य को मानने की कल्पना ही भिन्न प्रकार से कर ली। विकास के इस मॉडल में पश्चिम के लोगों ने एक रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। विवेकशील किसको माना है? आप विवेकशील प्राणी हो, समझदार प्राणी हो। अर्थशास्त्र के, पश्चिम के अर्थशास्त्र के लोगों ने समझदार आदमी किसको माना है? उसके लिए शब्द प्रयोग ही है, द अजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक रैशनैलिटी, आर्थिक विवेकशीलता की मान्यता। तो आर्थिक दृष्टि से विवेकशील व्यक्ति, समझदार आदमी किसको माना जाएगा? इसी आधार पर माना जाएगा कि प्रत्येक काम करते समय उसके विचार में धन किसमें से ज्यादा मिल सकता है, पैसा किसमें से ज्यादा मिल सकता है, इसी का जो विचार करके व्यवहार करता है वो इकोनॉमिक रैशनैलिटी वाला है। बाकी इकोनॉमिकली इर्रेशनल लोग हैं, बेसमझदार लोग हैं। सवाल ये है, अगर सब मनुष्य इसी प्रकार की रैशनैलिटी वाले हो जाएंगे, अगर सब मनुष्य इकोनॉमिक मैन के नाते से व्यवहार करेंगे, समाज चलेगा क्या? समाज में फिर माँ बाप की सेवा करने का कोई अर्थ नहीं है। समाज में फिर देश के आक्रमण के समय पर अपनी जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करने का प्रश्न नहीं है। आज तो 23 मार्च है और 23 मार्च को भगत सिंह को स्मरण करना हमारे लिए आवश्यक है। फिर तो भगत सिंह इर्रेशनल था, फांसी के फंदे को चूम गया, फॉर व्हाट? कुछ मिला तो नहीं उसको। अगर मनुष्य केवल मात्र इकोनॉमिक मैन है तो ऐसा संसार, ऐसा समाज टिक सकता है क्या? इसलिए दोबारा से चिंतन करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, इस विकास मॉडल ने कहा संतुलन कैसे आता है, इक्विलिब्रियम कैसे आता है, प्रगति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि कैपिटलिज्म ने कहा प्रगति करने के लिए कंपटीशन जरूरी है। आजकल WTO का बड़ा जिक्र है ना, ग्लोबलाइजेशन का बड़ा जिक्र है, और ग्लोबलाइजेशन का बेस क्या है? कंपटीशन। खूब कंपटीशन होने के कारण से प्रगति होती है, ये सिद्धांत है। और हमारे यहाँ के डिफरेंट थ्योरीज में भी यही बताते हैं, डिमांड और सप्लाई के बीच, प्रोड्यूसर के और कंज्यूमर के बीच, एक प्रोड्यूसर के दूसरे प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन हो गया तो कंपटीशन से प्रगति होगी। हर एक क्षेत्र में प्रगति का आधार कंपटीशन बताया, और वो कंपटीशन किस लेवल पर चला जाता है? तो कट थ्रोट कंपटीशन जाता है, लो लेवल पर कंपटीशन जाता है, एक को बाजार से बाहर करने पर कंपटीशन जाता है। तो प्रतियोगिता को उन्होंने बेसिस माना। कम्युनिज्म ने क्या कहा? दो वर्गों में संघर्ष होगा, थीसिस, एंटीथीसिस, और उसमें से सिंथेसिस। हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में संघर्ष, और संघर्ष में से रास्ता आगे मिलेगा। तो एक प्रतियोगिता को प्रगति का आधार मानता है, संतुलन का आधार मानता है, और दूसरा संघर्ष को प्रगति और संतुलन का आधार मानता है। दोनों ही प्रकार के विचार के बारे में विचार करिए आप दुनिया में। केवल प्रतियोगिता के आधार पर चलने वाला समाज, उसमें सहयोग आएगा क्या? उसमें आत्मीयता आएगी क्या? एक दूसरे को सहारा देने का भाव निर्माण होगा क्या? कंपटीशन में आखिर कौन टिकेगा? अंततोगत्वा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टिकेगा, बाकी तो समाप्त होते चले जाएंगे। तो समाज में शेष लोगों का क्या बनेगा? और जो समाज में हमेशा संघर्ष की भूमिका लेकर के चलती है, उसमें शांति कैसे आएगा?
सद्भाव कैसे आएगा, प्रेम कैसे आएगा, स्नेह कैसे आएगा, आत्मीयता कैसे आएगा, एक दूसरे के सुख दुख में साझेदारी और भागीदारी कैसे आएगी, ऐसा समाज, सुखी समाज कैसे हो सकता है। तो इसलिए तीसरा आधार जो पश्चिम का विकास मॉडल लेकर के चलता है वो भी कई तरह की समस्याएं हमारे सामने खड़ी करती है। इन तीन आधारों की चर्चा करने के बाद में मैं ये बताना चाहता हूं कि जो पश्चिम का विकास मॉडल आखिर है क्या। तो इस पश्चिम के विकास मॉडल को सरल रूप से और संक्षेप में कहना हो तो 5 इसके मुख्य आधार हैं, पंचतत्व है, 5 पिलर्स है इसके, जिसके आधार पर पश्चिम का विकास मॉडल काम कर रहा है। पहली बात, जब आप विकास की बात करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा विकास यानी क्या है, किसको कहते हैं विकास। कोई देश विकसित है या नहीं है, यह एक देश में किसी का विकास हो गया कि नहीं हो गया है। हमारे अपने देश का विकास भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या है मापदंड का। मैं तो पश्चिम के लोगों ने हमको समझाया विकास का मापदंड है पर कैपिटा जीडीपी, प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी। आपकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़ रही है क्या? अगर बढ़ रही है तो कहेंगे कि देश विकसित है, और नहीं बढ़ रही है तो कहेंगे कि देश विकसित नहीं है। अब मैं यहां कुछ सवाल उठाना चाहता हूं कि ये पर कैपिटा जीडीपी के आधार पर दुनिया के देशों का ये जो तथाकथित कृत्रिम विभाजन कर दिया गया है, जिसमें से कुछ देशों ने कहा कि हम विकसित हो गए, कुछ देशों को कह दिया गया कि तुम पिछड़े हो, इस विभाजन पर सवाल उठाने की जरूरत है विचारवंत लोगों को। कैसे? 2 बहुत सरल उदाहरण देता हूं। ये जीडीपी क्या भला है, कैसे मापते हैं जीडीपी को? तो जीडीपी को मापते हैं कि एक देश में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका बाजार में बिकने पर क्या मूल्य मिलता है, उसके आधार पर जीडीपी को मापा जाता है। जो वस्तु का उत्पादन तो हो, जहां सेवा का उत्पादन तो हो, पर बाजार में बिकने के लिए न जाए तो उसका बाजार मूल्य नहीं मिलेगा और इसलिए वो जीडीपी की गणना में शामिल नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी घर में एक कोई महिला नौकरानी काम करती है, और वो महिला नौकरानी घर की सफाई करने का काम, खाना बनाने का काम, बच्चों के लालन पालन का काम करती है। गृह स्वामी उसको हर महीने तनख्वाह देते हैं। तो नौकरानी जिस सेवा का उत्पादन कर रही है उसको मिलने वाली तनख्वाह उसका बाजार मूल्य हो गया, जीडीपी में शामिल हो जाएगी। मान लीजिए उस महिला नौकरानी का गृह स्वामी से प्रेम हो जाए और उनका विवाह हो जाए। अब विवाह हो जाने के बाद में वो महिला वही काम कर रही है, घर की सफाई कर रही है, कपड़े धोने का काम कर रही है, बच्चों का लालन पालन अधिक प्रेम से कर रही है, पर गृह स्वामी उसको तनख्वाह नहीं देता, तो उस देश की जीडीपी कम होगी। अब ये जीडीपी का मेजरमेंट है क्या? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, ऐसे मेरे परिचय में बताया गया। मैं 3 दिन ऐसा लेक्चर देने के लिए यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर जाता, तो यूनिवर्सिटी मुझको पेमेंट करती। लेक्चर यही देता जो मैं ये दे रहा हूं, बल्कि इससे कुछ न कुछ कमजोर ही देता। पर माधव स्मृति न्यास के लोग बड़े निष्ठुर हैं, मुझे 3 दिन का कोई पेमेंट नहीं देने वाले, जीडीपी कम हो गई। क्या है जीडीपी का? मैं हमारे अपने देश का विचार करिए। हमारे अपने देश में बहुत सारी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हमारे लोग जो करते हैं वो बाजार में बिकने के लिए नहीं जाता। हमारे देश का किसान अनाज की फसल तैयार करता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए काफी बड़ा पोर्शन अपने पास में रख लेता है और बाकी सरप्लस को ही बाजार में ले जाता है। जीडीपी में क्या शामिल होता है? वो जो सरप्लस बाजार में बिकने के लिए गया है वही शामिल होता है। आपने कोई कोठी बना रखी है, पीछे किचन गार्डन लगा रखा है, उसमें आप सब्जियां उगाते हैं, उसमें आप फल उगाते हैं, वो बाजार में बिकने के लिए नहीं जाता। किचन गार्डन में उगाई गई सब्जी और फल आप अपने घर में प्रयोग करते हैं, आपकी जीडीपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। मैं अध्यापक हूं, अध्यापक होने के नाते से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं इकोनॉमिक्स, वैसे पढ़ाना नहीं चाहिए आज की इकोनॉमिक्स, पर मैं पढ़ाऊं